बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी खबर है और सारी खबर के ऊपर तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे, और वो बात हो रही है DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिसमें उन्होंने एक एक करके उन तमाम मामलात के ऊपर रोशनी डाली है जो मुल्क में दहशतगर्दी का मुहर्रिक या सबब बन रहे हैं। ख़ास तौर पर सियासत के मैदान से क्या कुछ ऐसा है कि जो हमारी फ़ौज के कदम उखेड़ने का सबब बन रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, बयानिए के मैदान के अंदर नुकसान पहुँचा रहा है। तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली गई, बड़ी तफसील से सवाल के जवाब दिए गए। मेरे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तजियाकार रऊफ़ क्लासा साहब और मुझे ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार है। बेग साहब आपका भी शुक्रिया, रऊफ़ क्लासा साहब सर आपका भी शुक्रिया। बेग साहब सर आप भी फरमाइएगा, DGISPR की एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि KPK के अंदर गवर्नेंस के ऊपर जहाँ एतराज़ात उठाए गए, गवर्नेंस के हवाले से जहाँ मामला डिस्कस किए गए, वहाँ ये वाज़े किया गया कि दहशतगर्दी को कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं ताने बाने मिलते हों, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसको अगर आप ट्रांसलेट करके देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसे आपने और मैंने और बाकी सब ने समझा है कि अपने ऊपर लिया है, वैसे ही मिर्ज़ा शहजाद अकबर से लेके जो मुल्क भर से बाहर फरार हो गए और उसी देश में जहाँ पे आजकल क्लासा साहब हैं यानी कि लंदन में, तो PTI जो है उसके ऊपर अब रद्द-ए-अमल दे रही है। ये कितना सीवियर हो सकता है? इमरान खान साहब का इसके ऊपर मजीद रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई ये गवर्नर राज की या KPK के अंदर किसी इन हाउस तब्दीली की कोई जो है वो बाज़गश्त इससे पैदा हो सकती है एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब कुंडी साहब मौलाना फजल रहमान से मिलने भी गए हों? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी, इट वाज एक्सीलेंट। ये ऐसी प्रेस ब्रीफिंग्स जो है वो मीडिया और आवाम के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं और ये आपको अदारों को, गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इससे बहुत से हकायक जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं जो यूजुअली मीडिया या आवाम तक नहीं पहुंचते। तो ये उस लिहाज से तो बहुत ही नॉलेजेबल थी, आई ओपनिंग थी, और जो फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं और कौम के सामने और मीडिया के सामने रखे हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे यहाँ ब्रीफिंग का सिलसिला नहीं है, ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि एक खास जमात के बारे में, देखिए वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है बहुत अरसे से है। करप्शन के किस्से आपने सुने, कुछ उन्होंने बताए, कुछ मीडिया में आए। नेचुरली मिस गवर्नेंस वहाँ पे सूबे में बहुत ज्यादा है। और ये जो वॉर ऑन टेरर है, इसमें एक बात उनकी ठीक थी कि इसमें खाली लॉ इन्फोर्समेंट या यूनिफॉर्म लोगों का काम नहीं है, इसमें हमारी पूरी कौम को, और ये पूरी कौम इस दहशतगर्दी से अफेक्ट हो रही है। हम सब ने इसमें हिस्सा डालना है। और नेचुरली जब वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना हो और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ना चलें और वो ये कहें कि ये तो फेडरल गवर्नमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट और या फौज का काम है, तो वो मैं समझता हूँ गलत है। अगर वो उन्होंने पिन पॉइंट कुछ चीजें की हैं तो वो मेरे ख्याल में हकाइक पर मबनी है। इसको अना का मसला बनाए बगैर ये क्योंकि दहशतगर्दी सबके लिए उतनी ही बुरी है जितनी हमारे मुल्क के लिए या KPK की या बाकी किसी के लिए। तो इसमें अब देखना ये है कि अगर जायज तनकीद है तो उसको करेक्शन के जुमरे में लिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको पॉइंट स्कोरिंग में ले जाएं। वो नहीं होना चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी है, खुदा के लिए इसको सीरियसली लें। इस वजह से जो हमारा मुल्क है वो इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली दुनिया बहुत परेशान है। और वो जो लोग रोज हमारे जो जवान शहादतें दे रहे हैं, पुलिस के हैं, फौज के हैं, या आम जो बेचारे लोग शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इससे बिजनेस, इन्वेस्टर, सब लोग जो है अफेक्ट होते हैं। तो इसको पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए, मैं ये समझता हूँ, और इसके ऊपर सीरियसली सोचा जाए। KP गवर्नमेंट को भरपूर तरीके से इसमें शामिल होना चाहिए और अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं, बजाय इसके कि आप नेगेटिव कैंपेन्स करें और इसका ब्लेम जो है वो हमारी लॉ इन्फोर्स। देखें इतनी शहादतें तो दुनिया में कोई लॉ इन्फोर्समेंट की, वहां तो एक बंदा मर जाए वो पूरी एरिया क्लियर कर देते हैं। तो इसको जरा सीरियसली लें, पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। अगर करेक्शन है तो वो मैं समझता हूँ होनी चाहिए। जहां तक आपका सवाल है कि वहां जो चेंज है, वो चेंज मेरे ख्याल में फौरी तौर पर ये जो ट्रांजिशन समझ लें कि एक जाएगा और दूसरा हल्फ उठा लेगा, नहीं, इतना इजी नहीं होगा। इसको टाइम लगेगा
और ये भी जमहूरियत जिसका ये रोज नाम लेते हैं कि जी वो बादशाह जेल में बैठा हुआ कहे जी फलाना हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये किसी से मुशावरत नहीं कर रहा बंदा, इसने पहले दिन से अपना ये स्टाइल रखा है कि खुद फैसला करना है, ये जो घर की खवातीन है उनसे फैसला करना है। तो ऐसा नहीं है। आप बड़े टर्मोइल में हैं वो प्रोविंस, और पिछले 15-16 साल से इनके पास है, और आप देखिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल प्रोविंस जो है वो गवर्न ही नहीं हो पा रहा। और जहां तक इन्होंने कहा कि जी मिसमैनेजमेंट है या करप्शन है, वो तो सारों के सामने है। वो बेग उसमें तो कोई साहब आपकी गुफ्तगू में ना दो पॉइंट्स के ऊपर मुझे थोड़ा सा जो है वो खटका हूं मैं। एक, आपने कहा कि तनकीद है तो जायज तनकीद करें, मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या कोई जवाज है किसी जायज नाजायज का? ये तो 2+2=4 की तरह थी, एक दहशतगर्द है और एक दहशतगर्दों के मुखालिफ है। दहशतगर्दों के मुखालिफ जो है वो रियासत है, और दहशतगर्द वो है कि जो रियासत को तबाह करना चाहते हैं, उसमें हमले कर रहे हैं। तो उनके ऊपर तनकीद, जायज़ तनकीद, इसका एक तो बताइएगा कहीं जवाब पैदा होता है। दूसरा, आपने कहा कि इतना आसान नहीं होगा ये तब्दीली, इन हाउस तब्दीली का। सर, ये दो चीज़ों के ऊपर मैं बड़ा खटका कि कैसे क्या मुश्किलात आ सकती हैं इस तब्दीली के दौरान। देखिए, पहले तो एक आउटराइट उन्होंने फैसला कर लिया, खुद से ऐलान करवा दिया। वो जो मैसेंजर्स हैं वो डियाला जेल के बाद निकल के रोज एक नया मैसेज दे देते हैं। तो उसके तहत ये जो ट्रांजिशन है, नए चीफ मिनिस्टर साहब का जो डिसीजन है, ये मेरे ख्याल में डिले होगा और इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इतनी आसानी से एक जाएगा और दूसरा नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात जो है तनकीद की बात जो आपने कहा, ये जमात रद्द-ए-अमल दे रही है। भाई आप ये बताइए कि उन्होंने कौन सी प्रेस ब्रीफिंग में कौन सी ऐसी बात की जिसके ऊपर आपको एतराज है? तो अगर उन्होंने सही बात की है या कोई पॉइंट आउट किया है आपकी वीकनेसेस को, तो उसको करेक्शन की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि आपके जी बस हमारे खिलाफ कर दिया गया। और भाई कोई पॉइंट बताइए ना कि ये पॉइंट उन्होंने गलत बयानी की है। ये मेरा मकसद था। सर, एक दो सवाल और भी मैं ज़रूर आपके ऊपर, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ज़रूर मज़ीद बात करते हैं। मैं ज़रा क्लासा साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। सवालात काफ़ी सारे इस तरह से मिलते जुलते हैं। क्लासा साहब, आपने भी पूरी प्रेस ब्रीफिंग देखी नहीं होगी, तो कम से कम उसका क्रक्स आपके पास अब तक आ गया होगा। सर, कहाँ पर आप समझते हैं कि बिल्कुल नेल जो है वो ठोका गया, कील ठोका गया, और कहाँ पर आप समझते हैं कि कोई गुंजाइश थी गुफ्तगू के अंदर? कैसे रेट करते हैं सारी गुफ्तगू को मौजूदा हालात के हिसाब से? रात भी कुछ खबरें आती रहीं, क्योंकि डीजी साहब ने कोई खुलकर उसकी ना नफ़ी की है, ना जो है वो उसको कोई एक्सेप्ट किया है। तो इस सारे सिनेरियो में इस वक्त ख़ास तौर पे खान साहब के ट्वीट के बाद, अली अमीन गंडापुर साहब के मामले के बाद, आज ये गुफ्तगू, फिर 2-3 दिन के अंदर शहादतें जो हमारी अफवाज की हो रही हैं, उस तमाम को कैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिफ्लेक्शन समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका फवाद। पहली बात तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सारी सुनी है, बड़े लाइव सुनी है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से साल फिर मतलब मीडिया के तौर पर और दुनिया के किसी भी हिस्से में हूँ, आपको अपने मुल्क से हालात से थोड़ा सा अवेयर रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप जर्नलिस्ट हूँ और आपने शोज में, अपने शोज में या आप जैसे दोस्तों के शोज में बातचीत करना। सो सारी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी है, A to Z सुनी है। और उन्होंने जिस तरह, वो अभी मोहसिन बेग साहब भी कह रहे थे कि जिस तरह उन्होंने नब्बे तुले अंदाज में बातें की हैं, सटल किस्म के स्टाइल से उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया है, दैट वाज वेरी पावरफुल वन, आई मस्ट से। और उन्होंने एक एक पॉइंट पे जो उस स्ट्रेस करके, या जो उन्होंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी, पाकिस्तान की साइड ऑफ द स्टोरी, मेरा ख्याल है बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। और स्पेशली जो बात आपने किया, सवाल जो उनसे किया गया, 2-3 जर्नलिस्ट ने किया और बार बार रिपीटेडली किया कि जनाब जो काबुल में अटैक्स हुए हैं, तो वही वाली बात कि उन्होंने उसको डिनाई किया है ना कंफर्म किया, बट दैट्स अ सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन। अदरवाइज तो इतना बड़ा वाकया है, इतनी बड़ी खबर है या इतना बड़ा एक सवाल था कि उस पर फौरी कह देते नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं। सो वो तो एक तरह की, आपको पता है, मुझे भी और मोहसिन बेग साहब खुद बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड रखते हैं मीडिया के हवाले से, कि हमें पता है कि जब इस तरह की आप जवाब देते हैं तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन। सो ये पहली दफा हम देख रहे हैं। पहले ये होते थे कि अफगानिस्तान के अंदर पहले भी अटैक्स हमने किए हैं, वो मिसाइल के जरिए किए हों या वहां पे एरियल अटैक्स, अभी माजी में जो साधारण डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बॉर्डरिंग पाकिस्तान, वहां पे पहले भी होते हैं। लेकिन काबुल में जाके करना, कैपिटल में जाके करना, मेरा दैट्स न्यू नॉर्मल कह सकते हैं, जो एक आज का टर्म इस्तेमाल होते हैं, दैट्स न्यू नॉर्मल एंड इट्स ह्यूज थ्रेट उनको कि जनाब कि आप अब अगर कोई यहाँ पे हमारे पे अटैक्स होंगे, हमारे फौजियों पे होंगे, शाते होंगे, लोगों पे होंगे, पख्तूनों पे होंगे, तो वी विल कम एंड आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और अटैक भी उस वक्त हुआ जब ये तालिबान के जो
वजीर दाखिला सॉरी वजीर खारजा जो है वो इस वक्त वो न्यू दिल्ली में है, मुलाकातें कर रहे हैं, कोऑपरेशन। सो दैट्स अ वेरी एक सिग्निफिकेंट मेरा ख्याल है एक मूव है। और इसकी जरा टाइमिंग जो है ना वो बड़ी अहम है, उसको जरा देखने दो। टाइमिंग दो है, एक तो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे मैंने कहा बहुत सारे उनके तामुन, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, ही इज बीइंग गिवन वेरी वार्म वेलकम। हमें कोई मसला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अफगानिस्तान है अपना, उनका मुल्क है, जिस मुल्क से रखना चाहें फेयर अनफ रखें। लेकिन हमारी कंसर्न वहां पे आती है जो आज डीजी साहब भी कह रहे थे, जहां पे हम फील करते हैं कि किसी की जमीन सरजमीन जो है ना इस्तेमाल हो रही है अगेंस्ट थर्ड कंट्री। और यही पाकिस्तान पे भी इल्जाम लगते थे माजी में। उस वक्त आप मेरे जैसे मौसम बेग साहब जैसे लोग भी कहते थे भाई साहब हमारी जमीन भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, हमारी जमीन से भी किसी भी मुल्क पे, चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या दुनिया का कोई भी वो हिस्सा हो, हमारी सरजमीन में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब हमारी एक नई एक वो एस्टेब्लिशमेंट है ये जो इसी बात पे बिलीव रखते हैं कि हमारी भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, कोई हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं उसको करना चाहिए। सो थिंग्स हैं वो बड़ी तेजी से बदल रही हैं। एक तो ये बड़ा अहम मौका था, मेरा ख्याल है शायद हमारे डीजी साहब ये मैसेज देना चाह रहे थे वहां पर, जो उसके अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तल्लुकात बढ़ रहे हैं या उसको नेक्सस हम समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि वहां से ज्यादा इंडियन जो है वो इनको प्रॉक्सी के तौर पर यूज करते हैं। एक तो ये, दूसरा जो अहम चीज है वो ये मौका है कि एक नया वजीर आला जो है वो ये खैबर पख्तूनख्वा में उनको लाया जा रहा है। और उनकी टाइमिंग इसलिए अहम है, जिस पे आज इन्होंने बात भी की है, मौसम बेग साहब से मैं एग्री करता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा इनका वजीर आला बनना है। कैसे सर, मैं कह रहा था थोड़ी सी वजाहत भी कर दे क्लासेस, अब कैसे मुश्किलात कैसे आएंगी, मतलब क्या होगा, क्या असेंबली का इजलास नहीं हो पाएगा, इस्तीफा होगा क्या सर, लोग ये समझना चाहेंगे। ये बड़ा अहम सवाल है, ये अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया, ये बड़ा अहम सवाल है। ये मैं बेग साहब के पास भी यही सवाल लेके जाऊंगा, पहले सर आप कर दें सवाल। जी जी बिल्कुल। वो एक तो ये है कि मेरा ख्याल है अभी तक, आज तीसरा रोज है, अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अब होगा क्या, अब लेटर पढ़ा ना जो रेजिग्नेशन लेटर है, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट है। अब ये पता नहीं उनको एहसास था वो जब लिख रहे थे, लिखा जा रहा था या नहीं था, उन्होंने उसमें ये लिखा है कि मैं ये इमरान खान के हुक्म पे, आर्डर्स पे मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये आपने नोट किया होगा उनका। अब गवर्नर साहब दो चार सवाल उठा सकते हैं, जो मेरा ख्याल है गवर्नर फैसल कुंडी साहब शायद ये सवाल उठाएं और उनको जवाबी एक लेटर लिखा जाए कि भाई साहब ये जो आपने चीजें लिखी हैं, एक नया रेजिग्नेशन मुझे पेश किया जाए। मसलन उसमें वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने, मेरे लीडर ने मुझे हुक्म दिया कि इस्तीफा दे, तो मैं उनके हुक्म पे दे रहा हूँ। अब इसमें लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर मैं भी लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, बेग साहब आप भी नहीं है, हम मतलब एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं थोड़ा, मैं आपको मेरी हमें समझ तो आ जाती है। वो ये कह सकते हैं कि जब आप इस्तीफा देते हैं, हमेशा नोट करें दुनिया भर का एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, आप पता क्या लिखते हैं, फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर माई ओन पर्सनल रीजन, फॉर माई हेल्थ रीजन, फॉर वट एवर। यू डोंट राइट कि मुझे किसी ने कहा है कि आप इस्तीफा दें। ये जहन में, मैंने कभी नहीं देखे इतनी बड़ी पोजीशन पे कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई वजीर, दुनिया भर की बात करो, लीव अलोन पाकिस्तान। जब आप ये लिख देते हैं उसमें कि इमरान खान ने मुझे कहा है और मैं उनके कहने पर इस्तीफा दे रहा हूं, इससे आप लीगली ये सवाल पैदा होता है, आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, आप दबाव में हैं, आप पे किसी ने दबाव डाला है, आपको किसी ने फोर्स किया है, उसी के कहने पे दे रहे हैं। क्या एक वजीर आला है किसी सूबे का, उसको फोर्स किया जा सकता है? समवन हु इज सिटिंग इन ए जेल, नंबर 1। और नंबर 2, क्या किसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने इजलास में बैठ के रेजोल्यूशन पास की और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दें, आप मजीद सूबे के वजीर आला ना रहें? ये दूसरी रीजन हो सकती है कि आपने तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तीसरी होती है कि आपके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ जाती है हाउस के अंदर से, आप समझते हैं कि तरीके अदम एतमाद को फेस करने की बजाय मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ये 3 रीजन। ये चौथी होती है मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, पर्सनल रीजन है जी, मुझे घर की याद आती है तो मैं अपने इलाके में रहना चाहता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। जब आप ये लिख देते हैं तो मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यहां से पैदा होगा इस्तीफे के हवाले से, अगर हुआ। जस्ट ये मैं कोई लीगली बात नहीं कर रहा है कि नॉट, एक जो मुझे बात समझ आ रही है, बनाया जा सकता है तो गवर्नर साहब उनको दोबारा भेज सकते हैं। यस, वो गवर्नर साहब उनको दोबारा भेज सकते हैं ये उनका लेटर कि भाई साहब आप नए सिरे से नया इस्तीफा लिखें। ये इस्तीफे में जो आपने इमरान खान साहब का, जिनको कन्विक्शन हुई है, जेल में है, एक अब कन्विक्टेड बंदे का आप कैसे आप ये हवाला दे सकते हैं? उन्होंने आपको हुक्म दिया है, उनके कहने पे आप ये इस्तीफा दे रहे हैं। इतना बड़ा सूबा है, अहम है, लोगों का वोट है, असेंबली का आपको एक एतमाद है, असेंबली ने तो अदम एतमाद नहीं किया उन पे, ना पार्लिमानी पार्टी ने किया, तो आप पे किसी और बंदे ने, आउटसाइडर ने, जेल से बैठ के आप पे अदम एतमाद किया है। तो मैं इसको लीगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझता, लिहाजा आप एक और काम करें। वो काम क्या है? आप एक नया इस्तीफा लिखें और मुझे भेजें। अब नए इस्तीफे में क्या लिखना पड़ेगा आपको इमरान खान वाला नाम काटना पड़ेगा, उसको काट के लिखना पड़ेगा। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस बात पे तैयार हो जाएंगे कि मैं इमरान खान साहब का नाम काट के फॉर पर्सनल रीजन लिख के भेजता हूँ, जी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ, बस काफी हो गया, मैं जाके
अपने घर रहना चाहता हूँ, तो क्या वो इमरान खान का नाम काटेंगे? इमरान खान साहब का नाम काट के वो भेजते हैं तो इमरान खान साहब की क्या हालत होगी आपको पता है। इमरान खान साहब तो माशाल्लाह नरगसियत पसंद है कि आपने कैसे जुर्रत कैसे की कि मेरा नाम इस्तीफे माइनस इमरान खान कैसे किया, उनके फॉलोअर्स क्या कहेंगे, वर्कर क्या कहेंगे। ये मैंने आपने मतलब अब आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट हो सकता है कि आपके नाम पे लकीर फेर के अली अमीन गंडापुर साहब नया इस्तीफा भेजें। अगर वो कहते नहीं कि मैं नहीं भेजता, इसको दोबारा आप एक्सेप्ट करो, वो अच्छा गंडापुर साहब भी अपनी लॉयल्टी पे उतरे हुए हैं जो भी है, जैसे वो दोबारा भेजते नहीं गवर्नर साहब आपने इसी इमरान खान साहब वाले ही लेटर को आपने एक्सेप्ट करना है। अब ये अगर 8-10 दिन 15 दिन ये कहानी चलती है, ये भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं फलान हो रहा है, फिर खान साहब वो कहेंगे मैंने खान साहब से मुलाकात करनी है अली अमीन गंडापुर साहब। ये मैं सिर्फ आपको इमेजिनेटिव किस्म का सिनेरियो बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसे ना हो बट दैट्स हाउ एक इमेजिनेशन वर्क करो। वो कहते हैं अच्छा ओके जी ये मेरी और गवर्नर साहब का मसला हो गया, सूबे में प्रॉब्लम हो गया, इस्तीफे, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ खान साहब से मुलाकात करूंगा, उनसे पूछता हूँ कि सर मुझे इजाजत दे मैं आपका नाम काट के इस्तीफा दूं ताकि आपका नया फेवरेट जो है ना सुहेल साहब वो बन सके। अच्छा वो मिलने जाते आगे उनको मिलने को नहीं देता, पहले भी 4 महीने उनको किसी ने नहीं मिलने दिया, आपके सामने है। अब गंडापुर साहब बैठे हुए जेल के बाहर बैठे हुए, भाई मुझे अंदर जाने दे, मैंने लीडर से बात करनी, मैंने इस्तीफा लिखना है, उनकी इजाजत के बगैर मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ। ये शरारतें होती हैं, लीगल कहें कॉन्स्टिट्यूशनल, ये चीजें सारी चीजें हो सकती हैं और 3-4 महीने आप इसको लिंगरान कर सकते हैं कि जय जी पहले खान साहब से मिलकर रहे, खान को मिलने दे, आगे से मिलने सिपाही नहीं मिलने देता। सो ये चीजें बड़ी अहम है जो आपने कहा ना कैसे डिले की, ये टोटल ये लीगल चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा इतना गवर्नर साहब लिख के दे दें, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि भाई साहब आपने खान साहब का नाम कैसे लिखा है, यू आर अंडर प्रेशर, ये तो एक चीज होगी। सो ये थोड़ी सी डिलेड भी हो सकती है और ये मौका जो है, मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि खान साहब ने जो उनसे इस्तीफा लिया था इस गंडापुर साहब से, वो क्यों लिया था कि आप ऑपरेशन रोकने में नाकाम रहे हैं, जरा ध्यान में रखें। उनका ये था कि आप ऑपरेशन रोकें, इसका मतलब यह है कि जो नया आ रहा है चीफ मिनिस्टर आ रहा है वो ऑपरेशन रोकेगा, आप नहीं रोक सके। ये इल्जाम है मेन तो ये, मुझे और तो कोई समझ नहीं आया उनका। मैं क्लासा साहब जरा बेग साहब से भी यही सवाल लेके जाऊं, फिर दोबारा आपके पास आता हूं, क्योंकि ये बहुत सारी अब एक कड़ी से कड़ी मिली हुई है, पूरी एक चेन है जिसके ऊपर तबसरा तस्वीर हो सकता है। बेग साहब आप जो क्लासा साहब ने पूरा एक हाइपोथेसिस पेश किया है, आपको लगता है कि इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, मौलाना फजल रहमान की कोई एंट्री होगी, कोई खरीदो फरोख्त का मामला होगा, कोई वफादारियां चेंज होने का मामला होगा, कोई जो है वो गवर्नर साहब मजीद कोई कानूनी नुक्ता निकाल सकते हैं, क्या तरीक़ेकार होगा डिले होने का और इस डिले का नुकसान और फ़ायदा क्या होगा सूबे के अवाम को, ख़ास तौर पर इस ऑपरेशन को कि जो ये हो रहा है, क्या इसके नतीजे में ऑपरेशन को फ़ायदा होगा कि एक जो है वो कोई खला मौजूद होगा और उसके अंदर जो है वो आप तेज़ी से ऑपरेट करते जाएंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, रियासत को कैसे रोका जाएगा, क्या मंजरनामा दिखता है? देखिए एक तो क्लासरा साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, दूसरा अगर आपने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन देख लिया और जिसमें उन्होंने रिजर्व सीट्स वालों को ओपन कर दिया, वो पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो आजाद हैसियत में वोट कर सकते हैं जिसको दिल चाहे, नॉट ऑन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस। एक तो वो ज़हन में रख लीजिए। दूसरा ये है कि मतलब आप पार्लिमानी जमहूरियत पे बिलीव ही नहीं करते, आप वन साइडेड फैसला, 1% फैसला करके आपने सादर को फरमा दिया कि जी आप रिजाइन करें और फला बंदा आएगा। ये हमारे यहाँ जमहूरियत का हाल है और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी दावे करती है जी लॉ एंड ऑर्डर और आइन और कानून और जनाब जमहूरियत इनको या जेल में या अपोजिशन में ज्यादा थी। आपने किससे पूछा, किससे मुशावरत की और कैसे आपने ये फैसला कर दिया। अब रहेगी बात जब अगर फर्ज कर लीजिए कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो नेचुरली बाइंडिंग ऑफ द लॉ, अगर वो रेजिग्नेशन जाता है तो सर्टेन डेज में आपको एक्सेप्ट करना है और नई असेंबली का इजलास बुला के आपने उसका चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करना होता है। तो मैं आपको मेरी जो जहन में है उसकी तशरीह इस प्रोग्राम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन आप देख लीजिएगा इतना आसान नहीं है। हो सकता है जब ये असेंबली का इजलास बुलाएं तो नंबर पूरे ना हो उनके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने के लिए। तो बहुत सी चीजें हैं जैसे कि क्लासरा साहब ने कहा और मैंने भी डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि गंडापुर साहब पे ये इल्जाम है कि जी ऑपरेशन, देखिए ये रियासत पाकिस्तान है, ये फौज है, दहशतगर्दों के खिलाफ आप खुद भी आ जाएं जेल से निकल के और उस चेयर पे बैठ के तो ऑपरेशन नहीं रुकेगा और ये रुकना नहीं चाहिए। इसमें हम सब की बका है, हमारे मुल्क की बका है, इस फितने को फॉर एवर, और इसमें हम सबको साथ देना चाहिए, ये नहीं रुकेगा। तो रुकवाने वाला काम तो खत्म है।
जो इन्होंने बयानिया बनाया, जो वो डीजी साहब कह रहे थे, उसमें कोई झूठ नहीं है। ये रोज ये बयानिया बनाते हैं। तो इसी सूरत में आप अगर चेंज लाना चाहें, अपना बंदा लाना चाहें, इस कमिटमेंट पे लाना चाहें कि वो फौज को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रोकेगा कि आप इस प्रोविंस में ऑपरेशन, वो इनकी गलत फहमी है। वो उस ऑपरेशन की राह में कोई भी आएगा वो जाएगा, वो चाहे ऊपर जाए या घर जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही पैथेटिक सोच है उस शख्स की जो जेल में है कि जी मेरे ऑर्डर्स माने जाएं और मेरे तहत जैसा मैं कहूंगा वैसा चलेगा। ऐसे होता नहीं है। ये बादशाह नहीं है। ये इस मुल्क को आप ओन नहीं करते। ये पार्लिमानी जमहूरियत है जिसके तहत आप भी लीडर बने, और ये पूरी रियासत का जो ढांचा आपको नजर आ रहा है ये उसी के तहत चल रहा है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो नेचुरली जो दूसरे लोग हैं ना, वो भी आपके साथ क्रिकेट ही खेलेंगे। इफ यू डोंट ओबे द लॉ, फिर वो भी लॉ की परवाह नहीं करेंगे। और इसने पहले भी, जो आपको याद होगा, जब वो टफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो इसने वायलेट किया, इसने असेंबलियां खुद से तोड़ दी। इन्हीं का अपना सदर था वो अलवी साहब, उसने कहा जी आप असेंबलियां खत्म और ये प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा और टिल इलेक्शन। मतलब क्या, मतलब आप तो किसी लॉ और कानून को मानते नहीं है, फिर अपनी बारी आती कहते हैं हमारे से बड़ी ज्यादती हो रही है। भाई आप नहीं मानते तो दूसरे क्यों मानेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बेग साहब मैं एक ब्रेक लेता हूँ। खुलासा साहब मैं आपके पास आऊँगा ब्रेक के बाद। सर ये सवाल पैदा ये होता है कि खान साहब के ट्वीट के मुताबिक तो उन्होंने गंडापुर साहब को इसलिए हटाया है कि गंडापुर साहब मिलिट्री ऑपरेशन के झांसे में आ गए थे बकौल खान साहब के, और अलीमा खान या उनकी फैमिली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि आम राय ये पाई जाती है कि अलीमा खान साहिबा गंडापुर साहब को खा गई हैं या उनकी नौकरी खा गई है, उनकी वजारत खा गई हैं। आप क्या समझते हैं सर? ब्रेक के बाद आप दोनों के पास सवाल लेकर आऊँगा, क्योंकि आखिर में हमने बात करनी भी है कि भारत और तालिबान करीब आ सकेंगे, कैसे जोग्राफिया बनेगा अगर पाकिस्तान ही बीच में ना हो, तो तजारत कैसे होगी? ये सारे सवालात अपनी जगह मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद जायज़ा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खुलासा साहब, ब्रेक से पहले सवाल मैं आपके पास छोड़कर गया था कि खान साहब ये तासुर दे रहे हैं कि ये सिर्फ ऑपरेशन वजह है अली अमीन गंडापुर साहब के रिमूवल की, उनके ऊपर जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो चले गए थे। तो क्या अलीमा खान साहिबा और फिर पार्टी की अंदरूनी सियासत, फिर जुनैद अकबर और फिर पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ हम आंखें बंद कर दें? ये बड़ा अहम सवाल है जो आप बात कह रहे हैं कि इनको गंडापुर साहब को कैसे, किसके कहने पे हटाया गया है। कहने वाले ये कहते हैं, जो अंदरूनी कुछ लोग हैं जिनसे कुछ आपकी बात होती है बेग साहब, हम सब के, वो कहते हैं खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब पे कांटा लगा दिया था दिसंबर में ही, और इनकी मुलाकात हुई थी जब वहाँ अडयाला में, तो खान साहब ने इन पे ये इल्जाम लगाया था गंडापुर पे कि आप जो हैं, ये मेरी बेगम साहबा दोबारा जो जेल आई है ना, ये आपकी वजह से, आपने ही जेल में भिजवाया। क्योंकि पहले जो उनको जेल से रिहा करवाया गया था, वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनकी जमानत पे वो रिहा किया गया था। ये सोचा गया था कि ये लेकर जाएंगे बुशरा साहबा को और ये बैठेंगे, कोई प्लान बनाएंगे रिकन्सिलिएशन का, खान साहब को कुछ शरायत पर राजी किया जाएगा, माफी तलाफी होगी, फ्यूचर के लिए SOP तय किए जाएंगे, और ये काम ये दुनिया भर में अगर कोई करा सकता है खान साहब से तो बुशरा साहबा करा सकते हैं। सो ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग देकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बुशरा साहबा की जमानत हुई और वो पेशावर चली गई। बुशरा साहबा ने जाके वहां पे जो अग्रेसिव उन्होंने पोस्टरिंग की और इवन गंडापुर साहब को भी रगड़ दिया, उन्होंने सलमान अकरम राजा को भी गालियां दी, उसके बाद और पार्टी के लोगों को उस 26 नवंबर के बाद, वो आपके सामने सबको, उन्होंने वहां पे जाके एक तरह की डिफेक्टो वो चीफ मिनिस्टर वो बन गई, वो चला रही थी सूबा। ये तो खबरें भी आ रही थी उस वक्त। तो उसके बाद हमने देखा वो यहाँ मार्च लेकर आई और उन्होंने मार्च को लीड किया, लोग मारे गए, फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद उन्होंने गंडापुर साहब को उन्होंने टाइट किया होगा, जिन्होंने उनके कहने पे रिलीज किया था कि भाई साहब आप तो कुछ और लेकर गए थे, ये तो कुछ और निकल आया है। तो उन्होंने कहा ओके जी, मैं गारंटीज खत्म, ये क्या उठा लाया आपके सामने जनाब अली। वो फिर उनको वापस ले गए। इस चीज पे खान साहब को तो पता था कि बुशरा साहब क्यों रिलीज हो रहे, क्योंकि गंडापुर साहब दरमियान में ग्रंटर थे, ये ही न्यू इट। जब वो वापस जेल में गई हैं तो उनको बुशरा साहब ने भी कहा, बाकी ने, कि इसका मतलब फौज को कहते रोकते तो ये रोक सकते थे, इन्होंने अपनी गारंटी वापस ली है तो वो जेल में लैंड किया उन्होंने। सो एक तो बुशरा साहब के साथ उनकी कन्फ्लिक्ट हो गई थी, वहां से शुरू होगी। और खान साहब ने कहा, और उस वक्त ही गंडापुर ने, जो मुझे बताया गया था, जज्बाती होकर इन्होंने खान साहब को कहा कि अगर आप ये समझते हैं तो मैं
इस्तीफा दे दो, तो अगर आपका ख्याल है कि मैं इसके पीछे और मैंने गिरफ्तार किया। सो दूरियां उसी वक्त से ये पड़ गई थी। बाकी जो 8-9 महीने मिले ना गंडापुर साहब, ये बोनस पे थे। गंडापुर साहब को पता था, यही वजह उन्होंने लाहौर में तकरीर करते हुए कहा था कि 3 महीने बाद खान रिलीज ना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। याद है आपको, 3 महीने पूरे हो गए थे, ये 8 महीने 9 महीने उनके वैसे ही गुजरे हैं। सो ही न्यू के उनका काउंट डाउन शुरू हो चुका था। सिर्फ टाइम का इंतजार था कि खान साहब डरे हुए थे कि मैं कोई नया बंदा कहां से लाऊं। पार्टी के अंदर ऑलरेडी इतनी डिवीजन है, 4-5 ग्रुपिंग हो चुकी है। फिर इस पार्टी के अंदर 5-6 ग्रुप्स हैं, उसमें मतलब बैरिस्टर गौर साहब अलहदा है, सलमान हकम राजा साहब हैं, फिर यहाँ जुनैद अकबर साहब हैं, फिर असद कैसर साहब हैं, फिर गंडापुर साहब हैं, बुशरा साहब का ग्रुप है, फिर अलीमा खान साहब ने अपना क्लाउड और ग्रुप बना। सो देयर आर 8-9 ग्रुप्स है, खान साहब का भी है ग्रुप है। सो 8-10 ग्रुप पैरेलल यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर एक ये ग्रुप की एक दूसरे से नहीं मिलती। सो अब जिनको वो लय है, ये जो आए अफरीदी साहब हैं, तो ये भी अगर मुझे नहीं लगता कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं इन पर राजी होंगे। वक्ती तौर पर ठीक है, खान साहब के कहने पे वो राजी हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वो मतलब नौजवान भी, मैं ये नहीं कह रहा कोई ही माइट बी गुड मैन, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है। जितना बड़ा दबाव है, जितना बड़ा सूबा है, वो शायद इतनी कैपेसिटी, बाज़ कैपेसिटी के इशू होते हैं। जैसे उस्मान बुज़ार जो है उसके कैपेसिटी के इशू थे, ऐसे महमूद खान के कैपेसिटी के इशू थे, अली अमीन गंडापुर के ये कैपेसिटी के इशू थे, इस नौजवान के कैपेसिटी के इशूज होंगे। खान साहब मुझे नहीं पता चलता क्यों इस तरह के बंदे को पसंद करते हैं कि जो बिल्कुल कैपेसिटी जिसमें हो ही ना डिलीवर करने की, यस मान हो, यस बास हो, जब उसको कहीं इस्तीफा दे दे। मतलब उन्होंने अली अमीन गंडापुर को इसलिए उन्होंने पिक किया था कि ये फौज को लड़ जाएगा, पड़ जाएगा, लाउड है, बोलता है, हर एक को पड़ जाता है, तो जिसको मैं कहूंगा जब कहूंगा इस्तीफा ले लूंगा, वही कुछ हुआ। उन्होंने ऐसे उन्होंने उस्मान बुज़ार साहब को लगाया था, यस मैन है कि इस्तीफा ले लेना। इस नौजवान की क्या जुर्रत है कल खान साहब की उसको मैसेज भेज इस्तीफा दो। तो इस तरह की जब बंदे आप लगाते हैं, जिन बेचारों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होता कि हम वजीर लाग जाएंगे, उनको उठा के वजीर बना देते हैं, वो तो इसी आ में ग्रेंजर में और इतने आपके अपने ओब्लाइज रहते हैं कि आपसे तो आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। अब सोहेल अफरीदी साहब जब बैठे इमरान खान साहब के सामने जेल सेल में मुलाकात करने का, आपका क्या ख्याल है, क्या डिबेट कर सकते हैं नौजवान? खान साहब के आगे क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं, कोई दिफा पेश करता है? अगर गंडापुर साहब भी इस काबिल हुए थे कि वो खान साहब से डिबेट करते, तो उनको टाइम लगा, 1.5 साल उनको लगा है अपने आप को खड़ा करने में। नहीं तो वो भी यही समझते होंगे कि जनाब कि यार खान ने मुझे वजीर आला बना दिया, खान ने मेरे पे ये सन, खान तो कुछ भी कहेगा मैं कर गुजरूंगा, नहीं, ट्राई टू डू हिज बेस्ट। अब आते हैं जरा उसमें अलीमा खान साहब पे थोड़ी सी बात। अब आप देखेंगे 2 चीजें हैं, अलीमा खान पे 2 तरफ से हमला है। एक मिशेल यूसुफजई साहबा ने किया, उन्होंने भी ट्वीट्स किए थे, बड़े तंजा किए थे जब इनके बेटे जो हैं उसको लंदन आ गए थे और उन्हें वापस चले गए, गिरफ्तार हैं, जमानतें हो गई। और उस पे वो अलीमा खान भी खुश नहीं थे जब उन्हें बताया गया कि उसको वो मिल गया, सेनेट का टिकट मिल गया। उन्होंने कहा है उसको कैसे मिला है? उन्होंने कहा जेल इतनी आसान है, तो वो आए तो आगे खुद भी कुछ दिन जेल में बैठे, हमारे तो 5 लोग जेल में बैठे हैं, मेरी भाभी बैठी है, मेरा भाई बैठा है, मेरा भांजा बैठा है, वो जो है ये हसानुल्लाह न्याजी हो गया वो बैठा हुआ है, और मेरे 2 बेटे बैठे, हम तो 5 लोग बैठे हुए हैं। तो मिशेल यूसुफजई साहब आए, वो भी जेल में बैठे, ये ओपनली चीजें हैं, रिकॉर्ड है। तो लेकिन इसके बावजूद मिशेल यूसुफजई साहब को सेनेट का टिकट भी मिला, उनको पार्टी से नहीं निकाला गया, क्योंकि मिशेल यूसुफजई साहब के पीछे वो बुशरा साहब बैठी थी, उन्हें पता था कि तुमने जो कहने अलीमा खान बैठा है कर दो, उन्होंने किए, उनको तो कोई सजा नहीं है। अब जो गंडापुर साहब जो हैं, इन्होंने जो बातें की, इससे मिलती जुलती बातें तो उसने मिशेल यूसुफजई साहब ने कही हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया ना एमआई का, उन्होंने नाम एमआई के नहीं लिया। बाकी तो कह रही थी कि आप उन एजेंसीज के साथ मिली हुई हैं, आपको तो कोई कुछ नहीं कहता, आपको बेटों को कोई कुछ नहीं कहता। तो इन्होंने गंडापुर साहब तंग आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई साहब, उन्होंने सीधा वो कहते हैं बम को लात मार दी। अब खान साहब के लिए मसला ये था कि अगर वो अपनी अब तक एक ना थोड़ा सा वो कहते हैं एक भरम रखा जाता है, और इसी चीज का फायदा उठाया हमेशा बुशरा साहबा ने भी और अलीमा खान साहबा ने, कि पार्टी के लोगों में जितनी डिवीजन बढ़ी है और मेरा ख्याल है लोग डिसइंटरेस्टेड। सवाल आपके पास ये आता है सर कि अली अमीन गंडापुर साहब फिर एक तजर्बाकार आदमी थे, वजीर भी रहे, वफाकी वजीर भी रहे, फिर इतने अरसे से जो है वो खान साहब को भी भुगत रहे थे, अलीमा खान साहबा को भी देख रहे थे, हमने देखा बड़ी साइडों में जाके मुलाकातें भी होती रही, बुशरा बीबी को भी उन्होंने भुगता। अब ये नौजवान अगर आ जाता है, ये एक लम्हे को हम ये आपका पहला वाला थ्योरी का जो मामला है इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं कि मुश्किलात होंगी, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि वो आ जाता है, तो क्या वो उस तरीके से सहूलतकारी कर सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुपोश रहनुमाओं के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्विक्टेड रहनुमाओं के लिए, और बाकी तमाम मामलात में इस्टेब्लिशमेंट से बात हो, दीगर लश्कर कशी का मामला इस्लामाबाद पे, तो ये तमाम चीज़ें एक नौजवान जो कच्चा है, जिसके पास तजर्बा नहीं है, जो पहली दफ़ा रुकन असम्बली बना है, वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरह डिलीवर कर पाएगा, या खान साहब को कुछ दिन बाद ये भी बुरा लगेगा? देखिए, डिलीवर तो अली अमीन गंडापुर ने भी नहीं किया, और ये जो चेयर है, जो भी हुकूमती चेयर होती है, उससे पहले जो भी बयानात आप देते हैं और जो उसके बाद आप उस चेयर पे बैठते हैं,
तो आपको बिल्कुल जो है क्लैरिटी आ जाती है और फिर आपका जहन बदल जाता है और आप में वाज़िया तब्दीली आती है। ये आप किसी भी चेयर पे देख लीजिएगा। तो जैसे इमरान खान खुद बदला प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठ के, तो बहुत से लोगों को हैरानी हुई क्योंकि इसने वो सारे वादे, दावे, तकरीरें, वो जो स्टेटस को था तोड़ूंगा और ये करूंगा, वादे थे वो चेंज हो गए और वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। इसी तरह ये साहब भी आ जाए इवेंचुअली, अगर डिले भी हुआ तो ये फर्ज कर लेते हैं, आ जाते हैं, तो आप देखिएगा ये 2 दिन में इनको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आप ये समझें कि आप एंटी स्टेट, अगेंस्ट रियासत या अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में रह के कोई ओहदा इंजॉय कर सकते हैं, ये आपकी रूल है। ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट है, वो कोई भी हो उसको समझना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस की बात जैसे रऊफ क्लासरा साहब कह रहे थे, मैं किसी शो में था कल, तो मैं उनको यही कह रहा था कि उस्मान बुज़दार को आपने पिक कर लिया विदाउट एनीथिंग, फिर आपने आजाद कश्मीर में न्याजी को पिक कर लिया विदाउट रियलाइजिंग कि इसका कोई एक्सपीरियंस है। इवन उस वक्त तो मतलब तो टाइम गुजर गया। इमरान खान का बैड एक्सपीरियंस हुआ उसको प्राइम मिनिस्टर बना के, क्योंकि उसने तो कोई कंपनी भी रन नहीं की थी, वो किसी दफ्तर में आज तक बैठा ही नहीं था। तो ये शख्स भी जो है अफरीदी साहब, मैं इनको जाती तौर पे नहीं जानता कि उनकी कैपेसिटी क्या है, लेकिन गवर्नमेंट और प्रोविंस और प्राइम मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट चलाना कोई मजाक नहीं है। इसको आपने बहुत सोच समझ कर फैसले करने हैं। और जहां तक रह गई बात कि जी उसके तल्लुकात थे अमीन अली गंडापुर के एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ, ये जितने चेहरे आपने पीटीआई के रोज टेलीविजन पे देखते हैं, ये 4-4 दिन यहाँ मुलाकातों के इंतजार में बैठे रहते हैं और लेवल भी बड़ा लो, और ये इस ख्वाहिश में है कि वो हमें अभी फोन आएगा तो हम जाके मुलाकात करेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि ठीक है उसका नाम उनका क्या लेना, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ तरले, वास्ते, मिन्नते, 4-4 दिन सिफारिशें करा के मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये कहना कि जी अच्छा इमरान खान खुद, मैं तो उसका मतलब ऐनी शाहिद हूँ, जहां ये जाके मिलता था और जिस तरीके से ये मिन्नतें गड़गड़ा के ये आ गया, हुकूमत में आ गया, तो इसने सब कुछ बदल दिया। तो यहाँ पे सियासत जो है, यहाँ अगर आप इस मुल्क को देखें, इसमें अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को आउट करें तो आपको नजर क्या आता है? ठीक। तो यहाँ रह के आपने सियासत करनी है, यहाँ आपने कुछ और करना है, तो भाई एस्टैब्लिशमेंट को हकीकत मानो, वो है और वही है, वो आखिरी रिजॉर्ट है जो आपको मुल्क को बचाया हुआ जिसने। मतलब आप देख लें कि अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो बदले तो ये जो तालिबान है, ये खारजी है, ये जितना फितना है, ये आप सोच सकते हैं कि इस कौम के साथ क्या करेगा और इनके साथ क्या करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप और मैं या रऊफ क्लासरा साहब मारे जाएंगे और भाई आपका नंबर पहला आएगा, हमारा बात। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। बेग साहब सर बहुत शुक्रिया, आपका वक्त मेरे पास इख्तिताम की तरफ जाता है। क्लासरा साहब सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।